नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा है वक्फ संशोधन विधेयक 2025। ये जो विधेयक है लंबे समय से चर्चा में रहा है और लोकसभा में बुधवार को यानी कि कल 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पास हो गया। रात के 2 बजे इस विधेयक में देखें तो इसके लिए वोटिंग प्रक्रिया स्टार्ट की गई, जिसमें 520 सांसदों ने भाग लिया। इन 520 सांसदों में से देखें तो लगभग 288 जो सांसद हैं उन्होंने इस बिल के पक्ष में मतदान किया, जबकि 232 जो सांसद हैं उन्होंने इसके विपक्ष में मतदान किया। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो लोकसभा में ये जो बिल है ये पारित हो गया। आज ये जो बिल है ये राज्यसभा में पेश किया गया है अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो किरण रिजिजू हैं उनके द्वारा। और जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं इनका ये भी कहना है कि जो संशोधित बिल है इसमें मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलाप में किसी तरह का जो हस्तक्षेप है वो कोई भी गैर मुस्लिम नहीं करेगा। और मंत्री जी का ये भी कहना है कि हमने इस पूरे बिल को तैयार करने के दौरान पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी पर खास ध्यान रखते हुए इसमें बड़े स्तर पे जो बदलाव हैं वो किए गए हैं। इस पूरे बिल को लाने के पीछे जो उद्देश्य है वो मुसलमानों को न्याय मिल सके, यही हमारा उद्देश्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये नया बिल जो है जिसमें संशोधित बिल है वो लेकर आ रहे हैं। ये यहाँ पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने अपने स्टेटमेंट में ये बातें कही हैं। किरण रिजिजू ने इस बिल को उम्मीद का नाम दिया है। उम्मीद कहने का मतलब है कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। तो ये जो पूरा कह सकते हैं कि जो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 है अब ये राज्यसभा में है। अब देखने वाली बात है कि अब ये आगे क्या रुख अख्तियार करता है, क्या इस पर आगे और ये पूरी तरह से प्रक्रिया बढ़ती है वो देखने वाली बात है। लेकिन आज के एपिसोड में इसी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, जितने भी अहम पहलू हैं उन पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 आखिर ये है क्या, क्यों चर्चा में है। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 आज क्या है कि राज्यसभा में पेश हो चुका है। 12 घंटे की चर्चा के बाद कल लोकसभा में इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई। और जैसा कि हमने बताया कि 288 सांसदों ने इस बिल के पक्ष में मतदान किया था, जबकि 232 जो सांसद हैं उन्होंने इस बिल के विपक्ष में मतदान किया था। लोकसभा में देर रात जो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 है ये पारित हो गया। इस विधेयक पर पूरे दिन कल बहस हुई थी। इस विधेयक के पक्ष में जो वोट पड़े और पक्ष में और जो विपक्ष में पड़े हैं वो हमने बात की। और आज ये राज्यसभा में पेश हो चुका है। अब देखने वाली बात है कि आगे ये क्या रुख अख्तियार करता है। तो थोड़ा सा ये जो पूरा वक्फ विधेयक है इसके बारे में अगर थोड़ा सा देखें कि अभी तक जो संशोधन बिल है इसका जो पूरा टाइमलाइन है आखिर वो क्या कहता है। तो देखिए 8 अगस्त 2024 को संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया था और विपक्ष के विरोध और हंगामे की वजह से इस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो जेपीसी है वो बनाने का फैसला लिया गया था। उसके बाद फिर 31 में देखें तो 31 मेंबर की जेपीसी कमेटी बनाई गई थी। फिर ये प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी और 2 अप्रैल 2025 को जो बिल है ये लोकसभा में पास हुआ है। 3 अप्रैल को यानी आज आप देखेंगे कि राज्यसभा में पेश हुआ है। अब देखने वाली बात है कि ये जो टाइमलाइन है वक्फ संशोधन बिल का अब ये क्या रुख अख्तियार करता है। तो ये बातें हमने देखी। अब बात करेंगे आखिर ये जो विधेयक है जो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 है इसके बारे में हम देखेंगे। इससे बेसिक जो जानकारियां हैं उन पर अगर हम बात करें तो जो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 है जिसे जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं उन्होंने इससे उम्मीद नाम दिया है। यानी कि उनका कहना है कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट ये नाम दिया गया है और 2 अप्रैल को ये लोकसभा में पेश किया गया। इसमें भारत में जो भी वक्फ की एसेट्स हैं, जो संपत्तियां हैं, उनके प्रशासन और प्रबंधन, उनके रेगुलेशन
उनके मैनेजमेंट और इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण बदलाव हैं वो इस प्रस्ताव में शामिल किए गए हैं। ये जो कानून है ये वक्फ अधिनियम 1995 का जो संशोधन है उसको करने का प्रयास करता है और इसके पीछे उद्देश्य जो बताया जा रहा है कि वक्फ की जो संपत्ति है उसके प्रशासन में पारदर्शिता लाया जाए, जवाबदेहिता लाया जाए, दक्षता उनकी सुनिश्चित की जाए। जैसा कि हमने बताया कि जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं उनका ये कहना है कि जब हम ये उद्देश्य ला रहे हैं तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जो एक्यूरेसी है उस पर ध्यान करते हुए हमने इस बिल में जो भी संशोधन है वो किए हैं। इसके साथ ही सिस्टम के भीतर जो तंत्र है उसके भीतर लंबे समय से चली आ रही जो भी समस्याएं हैं, जो भी अंतर्निहित समस्याएं थी, उनका समाधान करने के उद्देश्य से ये बिल लाया गया है। ये मूल रूप से देखें तो 2024 में पेश किया गया था और इस विधेयक की जो संयुक्त संसदीय जो समिति है जेपीसी, उसकी कमेटी ने जांच की थी। व्यापक इसके लिए समीक्षा की गई थी और प्रक्रिया के बाद सार्वजनिक परामर्श के बाद इसे अब लोकसभा में उम्मीद विधेयक के रूप में फिर से पेश किया गया है। तो थोड़ा सा अब देखेंगे कि वक्फ जो संशोधन विधेयक 2025 है इसके महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो क्या है। एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। जैसे इसमें ये कहा गया कि गैर मुस्लिम सदस्यों का इसमें समावेशन किया जाएगा, यानी समावेशिता को बढ़ाने के लिए देखें तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 केंद्रीय और राज्य जो वक्फ बोर्ड है उनमें गैर जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी शामिल करने का प्रावधान ये नया बिल करता है। जो वक्फ बाय यूजर ये हटाया गया, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये हटाया गया। कहने का मतलब क्या है कि जो वक्फ संशोधन विधेयक है ये वक्फ बाय यूजर है, इस प्रावधान को समाप्त करता है जो पहले संपत्तियों को केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए उनके दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर वक्फ के रूप में नामित करने की अनुमति देता है। तो ये जो प्रावधान है अब नए बिल में पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसमें धारा 40 को हटाने की बात कही गई है। जो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 है तो इस वक्फ अधिनियम की धारा जो 40 है उसको समाप्त करने पर बल देता है, जिसकी अत्यधिक जो आप कह सकते हैं कि प्रतिबंधात्मकता के कारण आलोचना की गई थी, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ भूमि के रूप में नामित करने का अधिकार प्रदान करता था। इसी कारण से इसको इससे क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो वक्फ के जो ट्रस्ट हैं, जो ट्रस्टी हैं, उनको बाहर रखा गया है, क्योंकि जो भी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 है इसमें विभिन्न जो ट्रस्ट हैं जो वक्फों के बीच में कानूनी पृथक्करण स्थापित करता था। इस कारण से इस तरह का कदम उठाया गया और इससे ये निश्चित करने का प्रयास किया गया है कि मुसलमानों के द्वारा बनाए गए जो ट्रस्ट हैं, चाहे विधेयक के अधिनियम होने से पहले हों या फिर उस अधिनियम के बाद हों, अब वक्फ विनियमों के अंतर्गत नहीं आएंगे यदि वे सार्वजनिक दान से संबंधित अन्य वैधानिक प्रावधानों के द्वारा शासित हैं। ये बात कही गई है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं कि वक्फ समर्पण के लिए जो पात्रता है वो निर्धारित की गई है। ये कहा गया कि केवल कम से कम 5 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे जो भी मुसलमान हैं उनको ही वक्फ को संपत्ति समर्पित करने की अनुमति अब दी जाएगी, जिससे 2013 से पहले के नियम अब बहाल हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए उत्तराधिकार जो अधिकार हैं उनके संरक्षण पर खास तौर पे ध्यान दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो भी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 है अब ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित किए जाने से पहले महिला और बच्चों को उनकी सही विरासत मिलनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। इसके साथ ही जो विधवाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं और जो अनाथ हैं उनके लिए विशेष सुरक्षा के उपाय इस नए संशोधित बिल में जोड़ा गया है। इसके अलावा देखिए तो जो परिसीमा जो अधिनियम है 1963 उसका इसमें अब यूज किया गया। लंबे समय तक चलने वाला जो भी कानूनी विवाद है उनको कम करने के लिए विधेयक में संशोधन के प्रभावी होने की तिथि से जो भी वक्फ संपत्तियां हैं उन पर परिसीमा अधिनियम 1963 की जो प्रयोज्यता है उसको लागू की गई है। जो भी इस अधिनियम में बातें कही गई हैं उनको अब इस नए संशोधित बिल से जोड़ दिया गया है। जनजाति जो भूमि है उसका संरक्षण इसमें जोड़ा गया। जो भी वक्फ संशोधन
विधेयक 2025 है, ये जनजाति समुदायों के जो अधिकार है उनकी रक्षा के लिए संविधान की जो अनुसूची 5 है और जो 6 है उसके दायरे में आने वाली जो भी भूमि है उन पर वक्फ की जो स्थापना है उस पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाती है, यानी कि जो भी जनजाति समुदाय से जुड़ी हुई भूमि है उनको इस वक्फ की संपत्ति में शामिल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा देखिए, वक्फ जो न्यायाधिकरण है उसकी जो संरचना है उसके बारे में कहा गया है कि प्रारंभिक मसौदे में जो वक्फ न्यायाधिकरण है उसको घटाकर 2 सदस्यों तक सीमित करने का ये बिल प्रस्ताव करता है, जबकि संशोधित जो वक्फ संशोधन विधेयक है इसमें संयुक्त संसदीय समिति जो कि जेपीसी है उसकी सिफारिश के आधार पर 3 सदस्यीय संरचना को बरकरार रखा गया है। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। इसके अलावा जो भी सरकारी संपत्तियां हैं उनकी जांच के बारे में भी कहा गया है कि ये जो विधेयक है इसमें ये प्रावधान जोड़ा गया है कि वक्फ के रूप में दावा की गई किसी भी सरकारी भूमि या जो भी एसेट्स हैं उसकी जांच कौन करेगा? कलेक्टर से उच्च रैंक का अधिकारी उसके द्वारा किया जाएगा। इससे अधिक पारदर्शी और जो आधिकारिक जो समीक्षा है वो प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी, क्योंकि ये बार बार एक तरह से लांछन लगाया जा रहा था कि कलेक्टर के कारण इसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता में कमी देखने को मिल रही थी। आय लेखा परीक्षा के बारे में इस बिल में कहा गया है कि 1 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय उत्पन्न करने वाली जो भी संस्थाएं हैं उनको वित्तीय जो पारदर्शिता है वो सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा अनिवार्य लेखा परीक्षा से गुजरना होगा। और अपील तंत्र के बारे में इस बिल में कहा गया है कि वक्फ जो संशोधन विधेयक 2025 है इसमें वक्फ न्यायाधिकरण के जो भी निर्णय हैं उनके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति देने का प्रावधान भी जोड़ दिया गया है, यानी अगर किसी को दिक्कत होगी तो वो कोर्ट में भी जा सकता है। ये वर्तमान में व्याप्त उन सभी कमियों को दूर करता है जिसके तहत उच्च न्यायालय को केवल सीमित पुनरीक्षण शक्तियां ही दी गई हैं। तो इस तरह की बात कही गई है। अगर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की बात करें, जो भी वित्तीय सुधार हैं, तो इस वक्फ संस्थाओं को अब अधिक वित्तीय लचीलापन प्रदान करने के लिए ये कहा गया कि विधेयक जो है ये वक्फ बोर्ड को उनके अनिवार्य जो योगदान है उन्हें 7% से घटाकर अब 5% करेगा। इससे अधिक जो धनराशि है वो धर्मार्थ गतिविधियों के लिए निर्देशित की जा सकेगी। ये बात इस पूरे बिल में कही गई है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो वक्फ है ये है क्या, थोड़ा सा इस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, जो वक्फ है ये क्या है कि ये अरबी भाषा का एक वर्ड है जिसे देखें तो अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है और इसका जो मीनिंग होता है वो ठहरना होता है या फिर रुकना होता है। इस्लाम में ये दान देने का एक तरह से देखें तो एक पद्धति है, एक तरीका है। और ऐसी जो संपत्ति है जो सामाजिक काम के लिए दान कर दी गई है वो क्या कहलाती है? तो वही वक्फ संपत्ति कहलाती है। दान दी गई जो भी संपत्ति है उसमें चल जैसे रुपए, जेवर या फिर अचल घर, जमीन आदि सभी संपत्तियां शामिल की जाती हैं। संपत्ति दान करने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो ये तय कर सकता है कि उसकी जो संपत्ति है वो किस काम में यूज हो सकती है। आमतौर पे जो भी वक्फ एसेट्स हैं या इससे होने वाले जो आमदनी है जैसे धार्मिक स्कूल, कब्रिस्तान, मस्जिद या जो भी अनाथालय हैं उनके रख रखाव पर खास तौर पे खर्च किए जाते हैं। तो इस तरह से जो वक्फ संपत्ति है ये डिफाइन की जा सकती है कि ये एक ऐसी संपत्ति होती है जिसे मुस्लिम किसी खास धार्मिक, धर्मार्थ या किसी निजी उद्देश्य के लिए दान करते हैं। संपत्ति का जो स्वामित्व होता है वो ईश्वर माना जाता है, जबकि इसका जो लाभ है वो कुछ खास निर्दिष्ट जो उद्देश्य हैं उनके लिए किया जा सकता है। जैसे वक्फ की जो स्थापना है वो लिखित और कानूनी दस्तावेज और मौखिक रूप से की जा सकती है। इसका जो उपयोग है और जो अस्थायित्व है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि किसी भी वक्फ की जो संपत्ति है उस किसी संपत्ति को वक्फ के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि उसका उपयोग लंबे समय तक किसी धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए किया जाता रहा हो। अपरिवर्तनीयता के बारे में कहा जा सकता है कि एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई तो फिर दानकर्ता के द्वारा पुनः उसे
प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की बातें वक्फ से जुड़ी हुई है। इसके अलावा इस्लामी देशों में अगर वक्फ की संपत्ति की बात करें तो सभी इस्लामी देशों में इससे जुड़ी हुई जो संपत्ति है वो नहीं है। तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे जो देश हैं वहाँ पर भी देखें तो इन देशों में वक्फ की कमी देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं कि सभी देशों में इस तरह की जो वक्फ की भूमि है वो देखने को मिलती है। भारत में अगर हम देखें कि वक्फ की भूमि के बारे में क्या बातें कही गई हैं तो देखिए, भारत में जो वक्फ है ये सबसे बड़े शहरी भूस्वामी हैं और इन्हें एक अधिनियम के तहत कानूनी संरक्षण भी प्रदान किया गया। भारत में वक्फ जो बोर्ड है वो लगभग 8.7 लाख जो संपत्तियां हैं उनकी देखरेख करता है और इनमें से लगभग 9.4 लाख एकड़ की भूमि भी शामिल है। इसका अनुमान जो लगाया जाता है कि इसका अनुमानित जो मूल्य होगा वो 1.2 लाख करोड़ से भी अधिक होगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो वक्फ जो बोर्ड है ये सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद भारत में सबसे अधिक बड़ा भूस्वामी होने वाला बोर्ड भी माना जाता है। इस कारण से भी ये खास तौर पे चर्चा में रहा है। अगर वक्फ के इतिहास की बात करें तो इसका जो इतिहास है काफ़ी पुराना है और ये बताया जाता है कि 570 ईस्वी पूर्व जो पैगंबर मोहम्मद हैं उनके समय जो खजूर है, खजूर के 600 पेड़ों का एक बाग था और इसी बाग से होने वाली जो आमदनी है उससे मदीना के जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाती थी और ये वक्फ संपत्ति के सबसे पहले उदाहरण के तौर पे माना जाता है। इसके बाद देखें तो एस अख्तर हुसैन और एस खालिद रशीद ने अपनी किताब में भारत में वक्फ कानून और प्रशासन 1968 में बताते हैं कि 1206 से लेकर 1526 ईस्वी है, इसी के बीच में दिल्ली सल्तनत जो था उस समय भारत में जो वक्फ बोर्ड है ऐसी संस्था को प्रारंभ किया गया। सुल्तान जो मुइजुद्दीन गौरी है उसने मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 गांव वक्फ के जरिए दान में दिए थे। इसके बाद देखेंगे तो ब्रिटिश राज में लंदन की जो प्रिवी काउंसिल है उसके 4 जजों ने वक्फ कानून को अवैध घोषित कर दिया और इस फैसले को पलटने के लिए द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 का कानून बनाया गया था। इसके बाद देखेंगे तो आज़ादी के बाद 1954 में जो वक्फ एक्ट है इस नाम से अलग कानून बना और 1964 में देश में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल का निर्माण किया गया। तो इस तरह से पूरा इतिहास है। इसके बारे में अगर आप डिटेल से देखना चाहें तो एक तरह से देखें तो दिल्ली जो सल्तनत है इसी समय से मूल रूप से इसके साक्ष्य भारत में देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश राज में विवाद देखने को मिला। 19वीं सदी के अंत में प्रिवी जो काउंसिल है इसने वक्फ की क्या की आलोचना करते हुए सबसे खराब किस्म के कह सकते हैं कि इसे कानून या इस तरह की बातें कहते हुए इसे अमान्य घोषित कर दिया था। हालांकि 1913 में मुसलमान जो वक्फ वैधीकरण अधिनियम है इसने ब्रिटिश आलोचनाओं के बावजूद भारत में जो वक्फ प्रणाली है उसको बरकरार रखा। इसके अलावा जो वक्फ अधिनियम 1954 है ये महत्वपूर्ण है चूँकि अब इसमें बड़े स्तर के बदलाव देखने को मिलेंगे, तो इसको भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि जो अधिनियम 1954 है आखिर ये क्या कहता है। अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण हो जाता है वक्फ अधिनियम 1995, क्योंकि ये जो अधिनियम है ये 1995 को भारत में जो भी वक्फ एसेट्स हैं, चाहे वो धार्मिक बंदोबस्ती की बात करें, उसके प्रबंधन और उसके विनियमन को मजबूत करने के लिए ये कानून पेश किया गया था। इस कानून ने अन्य जो भी संपत्तियां हैं, जो कानून हैं, उन पर सर्वोच्च अधिकार प्रदान किया और ये सुनिश्चित करते हुए कि वक्फ जो भी संपत्तियां हैं उनको मुख्य रूप से इस्लामी कानून के तहत ही क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, प्रशासित किया जाएगा, जबकि अतिक्रमण और जो भी कुप्रबंधन है उसके खिलाफ सुरक्षा को बढ़ाया जाता है। इस तरह की बातें इसमें कही गई थी। वक्फ जो अधिनियम 1995 है ये भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उनके प्रशासन को पूरी तरह से नियंत्रित करता है और जो भी इस्लामी कानून है उसके तहत धार्मिक, धर्मार्थ और पवित्र उद्देश्यों के लिए इन्हें समर्पित करता है, उसमें उपयोग करने की कह सकते हैं कि ये अधिकार प्रदान करता है। ये सभी संपत्तियों की देखरेख के लिए राज्य स्तर पर देखें तो वक्फ बोर्ड की स्थापना को अनिवार्य बनाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो देखिए वक्फ अधिनियम 1995 के जो मुख्य प्रावधान है उनकी अगर हम बात करें तो
पहले वक्फ निकायों की भूमिका के बारे में आप देख सकते हैं, जो न्यायाधिकरण है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सिविल न्यायालय की जो शक्तियाँ दी गई थी, बाध्यकारी शक्तियाँ क्या थी, और इससे जुड़े हुए जितनी बातें थी अब उनमें बड़े स्तर पे बदलाव करके अब नया जो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 है, अब वो कहीं ना कहीं लोकसभा में अब पारित कर दिया गया। राज्यसभा में जब पारित हो जाएगा उसके बाद अब ये आगे चलकर एक कानून का रूप भी धारण कर लेगा। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का भी संबंध कहीं ना कहीं इस नए जो इस समय प्रक्रिया चल रही इससे जुड़ता है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 25 है, जो 26 है, ये धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ता है। ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं ये इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि भारत में जो भी धर्म की स्वतंत्रता है, जो धार्मिक संस्थान है, उनके अधिकारों की सुरक्षा को ये क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है। तो इस कारण से महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा दोनों आर्टिकल के बारे में हम देख लेते हैं। जो आर्टिकल 25 है ये कहता है कि प्रत्येक जो नागरिक है उसको धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। कहने का मतलब इतना ही है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसे स्वतंत्र रूप से प्रचारित करने और उसका पालन करने का क्या है, अधिकार प्राप्त होना चाहिए। वहीं आर्टिकल जो 26 है इसमें यह कहा गया कि जो भी धार्मिक समुदाय है, जो संस्थाएं हैं, उनको स्वतंत्र रूप से धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये पूरा हमने देख लिया कि आखिर नया जो वक्फ संशोधन जो विधेयक 2025 है वो है क्या, उसके प्रावधान क्या है, और उसके अलावा हमने वक्फ के बारे में देख लिया कि आखिर वक्फ होता क्या है, वक्फ जो संपत्तियां हैं वो कहने का मीनिंग क्या होता है, इसकी शुरुआत क्या कहाँ से हुई, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उस पर हमने बात कर ली। और इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो संविधान में आर्टिकल दिए गए हैं उन पर भी हमने बात कर ली। इसके अलावा आप देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि वक्फ संशोधन बिल में जो भी शामिल जो JPC के सुझाव हैं वो क्या थे, वो जो 14 सुझाव दिए गए थे उनके बारे में देख सकते हैं। क्या है वक्फ का संशोधन बिल और वक्फ संशोधित बिल, और नए पुराने में जो 4 बड़े बदलाव किए गए हैं, आखिर वो बड़े बदलाव क्या है। वक्फ संशोधन जो बिल है इसमें जो विवाद की वजह थी, ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि आखिर किस बात पे बार बार विवाद हो रहा था, उस पर प्रश्न उठाए जा रहे थे। उन सभी विवादों पर आप बात कर सकते हैं, जैसे गैर मुस्लिम सदस्य, महिला सदस्य, वक्फ जो ट्रिब्यूनल है, संपत्ति पर दावा को लेकर, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर खास तौर पे विवाद बना हुआ था, जिस कारण से ये जो बिल है इतने लंबे समय तक चला और कल लगभग 12 घंटे इस पर चर्चा हुई। उसके बाद रात के 2 बजे ये लोकसभा में पारित किया गया है। जो वक्फ संशोधन बिल है ये, इसके बारे में देखें तो रेलवे और सेना के बाद देश में सबसे बड़ा जो जमीन रखने के मामले में, स्वामित्व के मामले में ये माना जाता है। जैसे अगर बात करें तो रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन है, सेना के पास 17 है, तो वहीं वक्फ के बाद देखें तो इसके पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। तो इस तरह की बातें आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो कुल वक्फ संपत्तियां हैं उनके बारे में देख सकते हैं कि अचल संपत्ति कितनी है, चल संपत्ति कितनी है, कुल रेवेन्यू इसके पास कितना है, और वक्फ जो संपत्ति है उसकी जो पेंडिंग केसेस हैं वो कितने हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वक्फ की संपत्ति है आखिर देश में कितनी संपत्ति है, इसके बारे में देख सकते हैं। कैसे काम करता है ये पूरा वक्फ बोर्ड, तो इस पर पूरा अब आने वाले समय में पूरा जो प्रारूप है वो खुलकर सबके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है वो कैसे बनेगा, इसके चेयरमैन कौन होंगे, सेक्रेटरी कौन होंगे, इसमें जो अलग अलग जो सदस्यों का शामिल करने की जो बात कही गई है वो कैसे शामिल की जाएंगी। इसके अलावा जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसके बारे में भी देख सकते हैं कि इसमें एक चेयरमैन होंगे, CEO होंगे, जो IAS अधिकारी होंगे, अन्य सदस्य शामिल किए जाएंगे जिसमें एक मुस्लिम विधायक होगा, एक मुस्लिम सांसद होगा। इसके अलावा आप देखें तो अन्य सदस्यों में मुस्लिम एडवोकेट होगा, मुस्लिम टाउन प्लानर होगा और मुस्लिम जो भी बुद्धिजीवी हैं वो शामिल किए जाएंगे। तो इस तरह का पूरा जो प्रारूप है वो तैयार किया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये पूरी चर्चा थी आज की जिस पर हमने डिटेल से बात की। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को किस अन्य नाम से जाना जाता है, यानी अन्य नाम दिया गया है। तो देखिए, आशा विधेयक, उम्मीद विधेयक, संकल्प विधेयक और न्याय विधेयक। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से प्रेषित करना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।